नमस्कार। कहते हैं कि जीवन में जब तारे सितारे अंक वास्तु सब कुछ सही होता है तो व्यक्ति की सारी चीजें अपने आप होने लगती है। और यही सब चीजें अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत सारी समस्याएं जीवन में आ खड़ी हुई है, समस्याएं महसूस होने लगती हैं। और तब ऐसे में कुछ लगता है कि कोई ऐसा रास्ता हो, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे जीवन भी व्यवस्थित हो सके। ऐसे में ज्योतिष, अंक, वास्तुशास्त्र ये सब कारगर साबित होते हैं। अब ये साइंस है या फिर अंधविश्वास है, इसको लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। इनमें से ही एक है अंक ज्योतिषी यानी कि न्यूमरोलॉजी। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उग्रसेन जी। तो उग्रसेन जी, हमारा सबसे पहला सवाल है कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी होती क्या है जो नंबर से बताई जाती है? ये आपने खुद ही आंसर दे रहे हो कि अंक ज्योतिष होती क्या है। अंक अंकों से निकलते हैं। अंक होते हैं 1 2 3 जी। 4 5 6 7 8 9। 9 अंक होते हैं और एक इसमें 0 होता है। अंक ज्योतिष में दो तरीके से की जा सकती है। इसमें हमारे पुराने मेथड्स हैं। एक शेलेडियन है, एक पैथोग्रन है। शेलेडियन में 8 नंबर गिने जाते हैं, 1 to 8, और पैथोग्रन में 1 to 9। वेयर एज मैं अगर ज्योतिष करने बैठता हूँ या आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं 0 को भी बीच में लेता हूँ। 0 एक ब्रह्मा विष्णु महेश का नंबर है जो 1 से पहले लग जाए तो 1 की वैल्यू कम कर देता है, 1 की वैल्यू भी कम कर देता है। और 0 नहीं है तो 1 1 रहता है, और 1 के आगे लग जाता है 10, वो तो भी 1 रहता है हमारे अंक ज्योतिष में। तो इस तरीके से शेलेडियन में 8 से ही हम कैलकुलेशन करते हैं और पैथोग्रन में 9 से करते हैं, और मैं 10 से करता हूं जी। तो दो थ्योरीज हैं, इन दोनों थ्योरी से रिजल्ट हम पहुंचते अपने एक ही टारगेट पे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी डायग्नोसिस करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका आंसर हम निकालते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि 1 से 0 तक आप सभी नंबर्स के बारे में बताते हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप संक्षिप्त में एक एक करके नंबर्स के बारे में, जो जिनका नेचर ऐसा होता है वो नंबर के अनुसार। तो चलिए आपको इस तरीके से समझाता हूं कि सबसे पहले अंक क्या होता है। एक गणित में एक ही आता है, एक को एक पे ही रहेगा। और कभी भी स्कूल में आता है तो जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट ही रहता है। और फर्स्ट हम ज्योतिष में क्या करते हैं, सूर्य को। सूर्य बिना किसी के मदद के, किसी भी ग्रहण के, सूर्य को अपने ड्यूटीज परफॉर्म करता ही रहता है। 24 घंटे वो चलता है और आपसे वो कुछ नहीं मांगता। तो जो सूर्य अंक से पैदा हुआ है या सूर्य अंक है उसका आगे या पीछे, वो सूर्य के जैसे ही जिंदगी में चमकेगा। बस सूर्य में एक ग्रहण लगा हुआ है कि वो उसको जो है अपने अंदर गरूर कभी आ जाता है कि मेरे से ऊपर कोई है नहीं। अच्छा। लेकिन ऐसा जब आएगा तब बताएंगे। सूर्य किसी से लेता नहीं, लेकिन देने देने पे विश्वास रखता है। कब लेता है वो मैं बाद में बताऊंगा। इतना आप समझ लीजिए कि नंबर 1 नंबर ही 1 ही रहेगा हमेशा। अब नंबर 2 जी। अब नंबर 2 को आप ये देखो, अगर नंबर 2 को लिखते हो तो चाहे आप उसको हिंदी के तरीके से लिखो या इंग्लिश के तरीके से लिखो, 2 ऊपर भी गोल बनता है, नीचे भी गोल बनता है। इसका मतलब कभी उसमें पावर ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। पल में मासा, पल में तोला। जी जी। और इससे ज्यादा समझाने की कोशिश करूं तो चंद्रमा को हम नंबर 2 कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के अंदर चंद्रमा को नंबर 2 कहते हैं। 15 दिन चढ़ता है और 15 दिन में, यानी कि 2 नंबर वाले शांत स्वभाव के भी होते होंगे। शांत स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन शांत स्वभाव के साथ साथ गुस्सा भी बहुत तेज आता है। लेकिन वो बाद में बताएंगे कि गुस्सा कब आता है, क्योंकि नंबर बहुत होते हैं। अभी आपको 9 तक का मैं फिगर बताता हूँ, उसके बाद 3 नंबर है बृहस्पति। बहुत सीधी चाल चलता है, ईमानदारी से चलता है। 3 नंबर देखो तो 3 घूम करके जैसे ओम बनता है जी, वो ओम का काम करता है। ओमकार मतलब वो हमेशा सद्बुद्धि ही देगा। जितने भी 3 नंबर के होंगे वो आपको अच्छे इंसान मिलेंगे। 90 से 99%, 1% या 0.1% एरर रहता है। 4 बहुत ही खतरनाक नंबर है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में या आप जनरल पब्लिक की लैंग्वेज में इसको गुंडा बोलते हैं। अच्छा। ये राहु है।
राहु अगर किसी पे मेहरबान है, गुंडा किसी पे मेहरबान है तो अपना सर्वस्व दे जाएगा, और नहीं तो आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको नुकसान ही देगा। ये तो 4 नंबर की प्रॉपर्टीज है। जैसे जैसे मिक्सिंग होगी वो बाद में बताएंगे। 5 नंबर ये प्रिंस का नंबर कहलाता है। ये जो है बच्चा कहते हैं हम इसको, और एस्ट्रोलॉजी में इसको मरकरी कहते हैं। खूब फैलता भी है, खुद सिकड़ता भी है, जैसे उंगली पकड़ के चलो वैसे चलता है। ये वो नंबर है। इसमें गर्मी भी बहुत है, ठंडक भी बहुत है, हर तरीके से चलता है। 6 नंबर, जैसे 3 नंबर गुरु का है, ऐसे ही गुरु कैसा भी हो, चाहे वो दैत्यों का गुरु है जी। 6 नंबर दैत्यों का गुरु है, मतलब राक्षसों का गुरु कहा जाता है, या ग्लैमरस पीपल का गुरु कहा जाता है, लेकिन राय तो हमेशा सही देगा। वो 6 नंबर वाला मानेगा या नहीं मानेगा इसकी कोई गारंटी, ये तो बाद में सब विचार बाद में होगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि हम करते कैसे हैं। 6 तक आ गए। 7वां ये भी केतु है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेनलेस, क्योंकि केतु जो है उसका धड़ होता है, दिमाग नहीं होता। 4 नंबर वाले का सर होता है, उसका धड़ नहीं होता, तो इसलिए 7 नंबर केतु को हम गिनते हैं। ये आपको पता लग गया। 8 नंबर जो है, जैसे लिखते हैं, लिखने में भी पूरा घूम जाता है। 8 नंबर घुमाते हैं, 2 जीरो ऊपर लगा, 1 जीरो ऊपर लगा दो, 1 नीचे लगा दो, तो ये अपने अंदर सब कुछ संभाल लेता है। लेकिन आपको जब न्याय करने बैठता है तो ये इसके जीरो के अंदर से, ऊपर वाले जीरो के अंदर जब भी कोई फंसा होगा, 8 नंबर जैसे ऊपर जीरो समझ लीजिए, तो आपको फायदा ही फायदा देगा। ठीक है। जब नीचे वाला आपको करेगा तो आपको नुकसान ही नुकसान देगा, या न्याय करेगा, उसको आप जो है साढ़सती कह लो, कैसे कह लो। न्यूमरोलॉजी में कोई साढ़सती नहीं होती, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ये कर दिया। ठीक है। 9 नंबर हम ये कहते हैं, ये आर्मी है जी, या एडवाइजर्स, मतलब ये आपके वजीर हैं। बहुत सेंटिमेंटल भी होते हैं जी, और अच्छी राय भी देते हैं। कभी ऐसा हो जाए कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाए तो ये आपको किसी भी तरीके से साइड में कर देंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे, साइड में कर देंगे। जब किसी साइड में जाओगे जी, तो हो सकता है कि वो रोड खराब हो, या वहाँ कोई गलत आदमी मिल जाए, तो उस तरीके से नुकसान हो जाए, जिसको क्या आप कहते हैं वक्त खराब है, तो उसको वक्त। 9 नंबर हो गया ये। अब 0 नंबर जो आपको न्यूमरोलॉजी में शायद आज तक बिल्कुल मेरे हिसाब से किसी ने नहीं बताया होगा। और 0 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है कि इसके बगैर सारी गिनती निल है, 0 है। जिसको 0 का यूज करना आता है, ये 0 है, ये भगवान है, विष्णु है, ये इस दुनिया को रचाता है। तो इसका इस्तेमाल जब होता है न्यूमरोलॉजी में, जो लोग इसको कैलकुलेट करके जानते हैं, वो आपके सटीक सेकंड्स के हिसाब से आप बता देंगे कि आप ऐसे हाथ करके बैठे हैं, अब क्यों बैठे हैं, और यूं करके बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं। ये बड़ी विचित्र गाथा है। ये तो आपको मैंने बता दिया 1 से 9 तक का काम। तो 0 के बारे में जैसा आपने जिक्र किया, हम थोड़ा सा लाइट डालना चाहेंगे आपके जरिए कि एक कोई एग्जांपल आप दें 0 को लेकर। तो आपको भी मालूम है, 1 के पहले 0 लगा दो तो कितना होगा, 1 रहेगा, और 1 के आगे 2 जीरो लगा दो तो कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। 100 हो गया। 2 जीरो लगाई 100 हो गया, 1 जीरो लगाई 10 हो गया, 3 जीरो लगाई 1000 हो गया। कितनी वैल्यू बढ़ गई 1 की। बिल्कुल। इसका मतलब 1 में बहुत ताकत है और 0 में उससे ज्यादा ताकत है। तो 10 आप मान गए ना, 0 में उससे ज्यादा ताकत है। बिल्कुल, तो फिर अब 0 जितना पीछे माइनस लेते जाओ, 1 लगा करके लेफ्ट डायरेक्शन में उसको 0 लगाते जाओ, 1 खत्म हो गया, उसका बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो क्या इन नंबर्स के जरिए कोई जो पास्ट होता है, पास्ट लाइफ होती है, पिछला जन्म जो होता है, उसके बारे में हम जान सकते हैं, राज किसी देखो जी, पिछला सब कुछ होता है। पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें नंबर्स कैसे और कहाँ लगाए जाते हैं। राज तो तब निकलेंगे ना। बिल्कुल। अब 1 नंबर 1 बार आया, 1 नंबर 2 बार आया, 1 नंबर 3 बार आया, ऐसे ही 2 नंबर, ऐसे कितना है तो वो करोगे कहाँ, ऐसे तो नहीं पता। लेकिन उसमें आप फिर आपको लोशो ग्रिड बनाना पड़ेगा। लोशो ग्रिड बनाओ। लोशो ग्रिड मैं अभी बोलता हूँ, अभी हमारे पीछे लोशो ग्रिड बना हुआ है, उसमें आप देखें वो जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं उन लोशो ग्रिड में करते चलिए, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि एनालिसिस कैसे करेंगे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे चाहेंगे जानना, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने बताया, जो डेट ऑफ बर्थ होती है
उसका भी बहुत बड़ा असर होता है कैलकुलेटिव तरीके से, तो हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा सा हाँ जानना हाँ चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर हम्म। जो भी है, इन सबको हमको पहले सिंगल डिजिट में लाना है। ठीक है। पहले डेट का सिंगल डिजिट बनाएंगे, वो हमारा मूलांक कहलाएगा या इंग्लिश में ड्राइवर कहलाएगा। फोर्सफुल जो है, जो आपको अपने आगे ले जाता है या पीछे धकेलता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एरोप्लेन में पायलट का रोल होता है, कार चलाने वाले में ड्राइवर का रोल होता है, और जो है बस चलाने वाले में जो है वो उसमें भी ड्राइवर का रोल होता है। ऐसे ही हमारी लाइफ को चलाने में ड्राइवर का रोल होता है। ड्राइवर कौन सा है? एग्जाम्पल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 23 है, तो उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 5 कर दिया। मैंने आपको 5 क्या बोला था? ये बुध का नंबर है, ये मरकरी का नंबर है। तो इसका मतलब अगर 5 डेट ऑफ बर्थ आई है तो ये आदमी जो है बहुत ही एग्रेसिव भी है, लेकिन अपने आप को ये ढालना भी जानता है। बच्चा भी बोला है, तो 5 हो गया, 5 हो गई ड्राइवर। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको लिख के बताता हूं तो उसको और आसानी हो जाएगी, आप एग्जाम्पल बड़े आसानी से समझेंगे। बोलिए 23 की कोई डेट ऑफ बर्थ बोलिए, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल 23 सितंबर 1986। सितंबर 1986, ठीक है। राइट। अब इसमें अभी मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, उसका नाम बाद में बात करेंगे। 23 को हम जो है 2 + 3 = 5 जी लिख हम यहाँ पे भी रहे हैं, ये पीछे स्क्रीन पे भी आ रहेगा। 2 + 3 = 5, ये हो गया मूलांक और इंग्लिश में हो गया ड्राइवर। जी करेक्ट। अब हम 1986 और ईयर जो है, मंथ जो है वो 9, जी, डेट 23, ठीक है जी। प्लस कर देंगे। अब इसको, हाँ जी, ऐड कर देंगे सबको ऐड करें। अभी बता रहा हूँ। 6 और 3 9 और 9 18, 8 हासिल 1 9 10 11 1 0 2 8 9 10 11, ये हो गया 11 जी। अब 11 का भी टोटल किया 2, तो कंडक्टर कौन सा हो गया? 2, राइट। या मूलांक, ये भाग्यांक, इसको ये 2 हो गया। जी। अब 2 मैंने किसका बोला था आपको, याद है आपको? नहीं याद। इसको बोलते हैं चंद्र। ओके। तो ये गुस्सा भी जल्दी आता है, ठंडा भी जल्दी होता है। ओके। पल में मसा, पल में तोला। राइट। करेक्ट। अब ये लोशो ग्रिड ऐसे बना दिया हमने। अब इस लोशो ग्रिड में इसको डेट ऑफ बर्थ को हम फीड कर रहे हैं, आप देखते जाएं। ये 2 का खाना ये था, यहाँ 2 कर दिया। 3 का ये था, 3 कर दिया। यहाँ 9 की जगह 9 लगा दिया, 1 की जगह 1 लगा दिया, 9 की जगह फिर 9 आ गया, 8 इधर लगा दिया, 6 इधर लगा दिया। अब ये आपका लोशो ग्रिड तैयार हो गया। इसमें कौन सा एब्सेंट है? 4 एब्सेंट है, 5 एब्सेंट है और 7 एब्सेंट है जी। अब इसके हिसाब से ये आपको भगवान ने दिए, ये अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भगवान ने क्या दिया है जो आपको नहीं दिखा, कि आपके पास यहाँ 5 नंबर है, 5 यहाँ पे डॉट करके लगा दीजिए। तो ये आप जब हो जाएगा और इधर 2 लगा दिया, इसको डबल 2 कर दें, तो ये जो है आपका लोशो ग्रिड कंप्लीट हो गया। अब जब भी जो भी प्रॉब्लम आएगी, अब आपकी राहु से आ सकती है और केतु से आ सकती है। जब ये कभी कभी जब इनका जो ईयर आएगा, उस ईयर में ये आपको तकलीफ देंगे। इस तरीके से हम लोशो ग्रिड कंप्लीट करते हैं। ड्राइवर भी हो गया, कंडक्टर भी हो गया। राइट। अब ड्राइवर अच्छा है, अब ड्राइवर और कंडक्टर दोनों अच्छे हों तो गाड़ी अच्छी चलेगी जी। अब 5 और 2 ये अच्छे हैं। 5 बोलते हैं बच्चे को, जी। 2 बोलते हैं माँ को, चंद्रमा को। अब 2 हैं तो जो है कभी कभी वो टॉलरेट करती है माँ, लेकिन इसमें दिक्कतें लाइफ में आती हैं। ठीक है। क्यों? 5 नंबर वाला जो है बच्चा तो हमेशा आउटस्पोकन होता है जी, गड़बड़ करता है, फिर माँ संभालती है, बेटे कोई बात नहीं। तो इस टाइप से इसका ईयर है। लेकिन जब 5वां साल आएगा, बच्चा राइज करेगा, अच्छे तरीके से चलेगा। जब 2 नंबर का ईयर आएगा उसका, तो उस हिसाब से चलेगा। ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और हमें एग्जाम्पल के थ्रू आपने सारी चीज़ें समझाई भी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो न्यूमरोलॉजी है,
इसका कनेक्शन क्या साइन से भी होता है? जो नाम होते हैं, नाम की स्पेलिंग से उसमें से कुछ अल्फाबेट्स हटा दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, इससे भी कुछ कनेक्शन है क्या? देखिए वो तो हो गया नेम करेक्शन, वही बात है। अब आपका नाम में 239186 ये था, तो इसमें 4 5 और एक्चुअल में 7 जी। ये एब्सेंट थे। अब आपकी नेम में भी अगर ये हैं, अगर नेम स्पेलिंग में ये नाम है तो आप जो है राइज करोगे, और नाम अगर में ये नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहेंगी, जिसको कि पंडित लोग बोलते हैं कि जब वेदों के हिसाब से उसका आपका नाम बताया जाता है लेकिन स्पेलिंग नहीं बताया, उस हिसाब से भी रखो तो आसान है। नहीं अगर कोई भी नाम रखा गया है तो नेम की करेक्शन ये कर लो, जो आपके लोशो ग्रेड में एब्सेंट है उन वर्ड्स को आप ऐड कर लो, तो आपकी ज़िंदगी आसानी से सुधर जाएगी। तो उसके लिए आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा तो अब टीवी आप देख रहे हैं, ट्यूब देख रहे हैं, उससे आपको बता रहा हूँ, उसको आप उतना आप लोशो ग्रेड में जो एब्सेंट नंबर है वो अपने नाम में इंक्लूड कर लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। तो सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, हम ये भी जानना चाहते हैं कि सबसे बेस्ट नंबर क्या होता है 1 से 0 के अंदर? देखिए जी, सारे नंबर अच्छे होते हैं। अभी मैं कह दूं कि 8 नंबर नहीं अच्छा होता, 5 नहीं होता, लेकिन हर चीज़ की नंबर की एक मर्यादा होती है जी। आप कहो 1 नंबर अच्छा होता है, मैंने शुरू में कुछ कहा 1 नंबर एक ही रहेगा, लेकिन 1 नंबर जब सूर्य जी गर्मियों में 12 बजे से लेके और 4 बजे तक आप जाओगे तो सूर्य क्या आपको बख्शेगा? नहीं। तो लू चलेगी, गर्मी होगी, तो नंबर अच्छा है या बुरा आप खुद बताइए। बिल्कुल। सूर्य तो अपना काम, तो ऐसे ही हर नंबर के प्लस पॉइंट्स हैं, माइनस पॉइंट्स हैं, उनको कंपेटेबल बनाना, उनको दोस्त बनाना अपने हाथ में। अगर सारे नंबरों को दोस्त बना करके चलोगे तो आपकी जिंदगी बड़ी अच्छे तरीके से चलेगी। दोस्त कैसे बनाना है ये अब आपको देखना है, उसके लिए तो फिर सारा सीखना पड़ेगा। अभी ये तो 5 महीने आपने डेट ऑफ बर्थ बताई तो उसका बता दिया, ठीक है। 1 वाला अलग होगा, 2 वाला अलग होगा, 3 वाला अलग होगा, तो सब हैं। अब ये तो सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर बताया है, राइट। तो इस तरीके से आप और आगे पूछिए। ठीक है, ठीक है। सर तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या नंबर के जरिए व्यक्ति का व्यक्तित्व के साथ साथ करियर, घर, नौकरी, इन सब के बारे में भी पता लगाया जा सकता है? इनके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता, बताया जा सकता है कि इस नंबर के आदमी को कौन सी जॉब सूट करती है। ठीक है। और अगर वो जॉब करेगा तो एक्सेल करेगा, वो जॉब करेगा तो वो तरक्की करेगा, और वो उसके रिवर्स काम करेगा तो उसको नुकसान होगा। ठीक है। तो वो उतना आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए अंक ज्योतिष में एक ये फ़ायदा है, पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करें, फिर उसके बाद देखें कि ये आपकी वीकनेसेस हैं, उसको नाम से ठीक करें, तो आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे उसी फील्ड में एक्सेल करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको ये पूरा जानना जरूरी है। तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, अभी बहुत आएंगी चीज़ें, इसके बाद पता नहीं कुआं नंबर आएगा, क्या आएगा, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। उग्रसेन जी, एक सवाल ये भी था कि ज़्यादातर जो जब विवाह देखा जाता है, शादियां के बारे में सोचा जाता है, डेट फिक्स की जाती है, तो उसमें भी नंबर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहता है। लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं इस चीज़ को, डेट ऑफ बर्थ को मैच करते हैं, मिलान करते हैं, गुणों को देखा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए जी, इसकी सीधी सी एक बात बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो गुण मिलान करते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। जो पंडित करते हैं, मैं किसी को ना उसको अच्छा कहूँगा ना मैं बुरा कहूँगा, सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना है। गुण 33 मिलने के बाद भी दिक्कत होती है, गुण 1 मिलने के, लेकिन गुण किसका मिल रहा है, कौन सा गुण लंबा चलने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक गुण मिलता है और मैं उस पर हाँ करता हूँ, क्योंकि उस गुण की पावर इतनी है कि बाकी जितने गुण आपने अपने साथ रखने हैं उनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। अभी आप कोई डेट ऑफ बर्थ बोलिए इसके साल, ये जो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी लड़की की है या कोई भी है, एक लड़का या लड़की, कोई भी डेट ऑफ बर्थ बोलिए, मैं आपको कंपेटेबल कर दूंगा। आप इसमें डाल दीजिए 24 नवंबर। ये 24 नवंबर 1990। 1990, ठीक है जी। ये हम ये मान लेते हैं ये मेल की है, थोड़ी देर के लिए ऐसा प्रज्यूम करके चलते हैं ये मेल की है, ठीक है जी। अब ये 24 नंबर को हम
अगर ड्राइवर इसका ढूंढेंगे 2 + 4 6 = 6, ये स्क्रीन पे पीछे चल रहा है, आप सबको दिखता रहेगा, जिससे कि आपको किसी को तकलीफ ना हो समझने। अब 6 नंबर, अब इसका हमको कंडक्टर ढूंढना है। 1990 + 24 डेट ऑफ बर्थ + 11 मंथ, जी 4 और 1 5, 9 और 2 11 और 1 12, 2 1 0 2, 5 2 7 और 2 9। ठीक है जी। अब इसका कंडक्टर हो गया 9, राइट। अब इसको आप लोशो ग्रिड में फिट करिए, पहले डेट ऑफ बर्थ को। जी 2 हो गया, जी 4 24 हो गई। 11 में ये नीचे हमने 11 एक नंबर में 11 3 बार डाल दिया, और ये 9 में 9 बार डाल दिया। ठीक है जी। जी अब इसकी डेट ऑफ बर्थ आप ये देखें। अगर मैं ये कहूँगा कि ये जो भी है लड़का, मैंने नाम अभी नहीं पूछा क्योंकि कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो जाए, तो हम ये प्रज्यूम करके चल रहे हैं, तो ये बंदा बहुत ज़्यादा टॉकटिव है, जी बहुत ज़्यादा राई का पहाड़ बनाने वाला है। जी तो इसमें अब क्या है, 3 नंबर नहीं है, हम्म 5 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, 8 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है। जी और जो आपने हम ये प्रज्यूम करें कि ये पहली जो डेट ऑफ बर्थ है ये उसके साथ कंपेटेबल है कि नहीं है, तो मेरा आंसर सीधा सीधा होगा नो। जी अब उसकी वजह बताता हूँ क्यों नो। इसके पास राहु है, बहुत अच्छी बात है। जब ये राहु यहाँ पे अगर हम लड़की की डेट ऑफ बर्थ में बिठा देते हैं, तो ये दोनों जने अपनी जगह ये समझेंगे कि मैं सियाना हूँ, आई एम द ओनली ब्रेन पर्सन, वेयर एज यहाँ पे लड़की का रोल ज़्यादा है। जी अगर ये ऐसा प्रज्यूम किया जाए तो 3 और 8 है, बृहस्पति भी बैठा है और शनि भी बैठा है, इसमें स्लो चलने की ताकत है। और इसके पास 4992 है, तो इसको हम ये मान सकते हैं इसका दिमाग ज़्यादा है, पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा, ये उस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये डेट ऑफ बर्थ आती है तो इसमें आप ये देखो 4 खाने हैं मिक्स। अब इसमें 5 भी बुध है नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी नाम की इसमें वर्ड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल नहीं है जी कहीं से कहीं तक। कभी अगर बुरा वक्त आए तो इसको ना गवर्नमेंट की नौकरी मिल सकती है, ना प्राइवेट नौकरी आसानी से मिल सकती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो है, आप ये देखो 1 2 3 4 जगह कांटे लगे हैं और लड़की के 2 जगह लगे हैं। 2 में सिर्फ वो अगर किसी का पूरक बनता है तो राहु उसके अंदर ऐड होता है, और राहु इसके अंदर ऐड होने से ये पूरा हो जाता है, बेनिफिट लड़की को मिलता है। लेकिन चूंकि ये इसके पास सूर्य स्ट्रांग है इसका, जी जी ये डाइवोर्स होगा ही होगा, जी जी ऐसा मेरा मानना है। इसलिए नाम नहीं बोला, किसका है क्या है। मेरे हिसाब से अगर ये मेरे पास न्यूमरोलॉजी के लिए आएगा तो मैं इसको नो बोल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको क्लियर करके समझाया है, आप ठीक अपना है टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये भी जानना चाहिए कि जैसे 1 से 0 तक के आपने सभी लोगों के बारे में बताया, तो क्या ये है कि 1 नंबर के जो लोग होते हैं जितने भी, तो सबके साथ ये इसी तरीके से वर्क करता है, या अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग परिस्थितियों में एक दूसरे तरीके से वर्क करता देखो जी, अब आपने ये कहा है? फिर ये राशियों पे भी निर्भर करता है? नहीं, राशि का यहाँ यहाँ आप न्यूमरोलॉजी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल। राशि की बात ना करें। बिल्कुल बिल्कुल अब 1 नंबर सूर्य का बोला है मैंने, शायद आपको 1 नंबर सूर्य याद है। बिल्कुल। अब इसमें टाइम का सवाल आता है, न्यूमरोलॉजिस्ट आपको टाइम भी नहीं पूछते, मैं हूं जो टाइम हमेशा पूछता हूं। सूर्य, सर्दियां गर्मियां कोई भी हो, समवेयर अराउंड 5:45 और 5:48 से लेके और 6:36 तक, मतलब 6:36 तक उदय होता है जी सूर्य के उदय की, और 10 बजे तक की सूर्य की प्रॉपर्टीज अलग है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। फिर 12 बजे के बाद सूर्य की प्रॉपर्टीज बदलती हैं। फिर 4 बजे के बाद सूर्य अस्त तक प्रॉपर्टीज बदलती हैं। फिर इसके बाद महीने का भी रोल आता है। हर महीने साल के हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से 4 होते हैं आपके वेदर्स, तो उसके हिसाब से बदलता है। तो सूर्य की भी यहाँ आपसे कहते हैं सूर्य लेना भी जानता है, सूर्य देना भी जानता है। लेता क्या है, वही बात, अगर आप धूप में जा रहे हैं और आप अम्ब्रेला लेके नहीं जा रहे,
तो आपको नुकसान देगा। सूर्य, आप कार में जा रहे हैं और एसी नहीं चलाएंगे तो पसीना आएगा, डिहाइड्रेशन होगा और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से सूर्य लेता है। तो सूर्य में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं, मैं आपको उसका सब चीज़ उसका एनालिसिस करके साथ साथ समझा दूंगा कि कैसा है। तो जैसे कि जो अंक विद्या है, अंक ज्योतिष है, इसके अलावा काफ़ी सारे और भी ज्योतिषी विज्ञान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा सटीक न्यूमरोलॉजी रहती है, सबसे सटीक? अब आपने न्यूमरोलॉजी कही, सबसे सटीक, तो इसका तो एक आंसर है, सब्जेक्ट सारे होते हैं, जो जिस फील्ड में पढ़ेगा, जितना उसमें काम करेगा उसके हिसाब से आप चाहे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, न्यूमरोलॉजर के पास जाएं, एंथ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, ग्राफोलॉजिस्ट के पास जाएं या कलर स्पेशलिस्ट, किसी के पास भी जाएंगे, अगर उसकी स्टडी अच्छी है तभी तो वो उसके आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सिर्फ MBBS करके भी डॉक्टर गिना जाता है, MD करता है तो भी डॉक्टर गिना जाता है, और आजकल MD भी ऑर्गन्स के हिसाब से शुरू हो गई है। कोई आपको TB की मरीज है, कहीं बॉडी का या बोन्स का है, तो आप उसके हिसाब से जाएंगे तब सटीक आंसर मिलेंगे। वो सबकी अपनी नॉलेज का कमाल है। आंसर हमारी न्यूमरोलॉजी करेक्ट देती है, पर मिनट के हिसाब से करेक्ट देती है, इतना मैं श्योर कर सकता हूँ। लेकिन अगर नॉलेज है, डेट ऑफ बर्थ सबसे बड़ी बात है, डेट ऑफ बर्थ और टाइम बार बार कह रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम अगर एक्यूरेट है तो ये आप समझ लो कि आप जो जबान से न्यूमरोलॉजिस्ट के, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की अगर जबान से निकलेगा तो वो भगवान की वाणी होगी, और भगवान की वाणी कभी गलत नहीं होती। यानी कि अगर एक न्यूमरोलॉजिस्ट किसी व्यक्ति के बारे में बताता है तो डेट के साथ साथ उसके जन्म का टाइम भी पता होना जरूरी है। एक चीज समझाई अभी आपको, अभी आप खुद ही एस्ट्रोलॉजी का भी कह रहे थे, जब सुबह का टाइम होता है अलग होता है, बिल्कुल, दोपहर का अलग होता है। उग्रसेन जी, और जैसे कि हमने आपके पिछले वीडियोस में देखा है, कुछ शोज में देखा है, आपने बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल नेम भी ऐसे हैं जिन पर आपने भविष्यवाणियां की हैं और वो एकदम सटीक बैठी हैं। तो उसके बारे में हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे। जी, अभी आप बॉलीवुड की बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा नाम उन दिनों में शाहरुख खान जी का था, दूसरे नंबर पे करण जौहर का था जो फिल्म डायरेक्ट करते हैं, एक एकता कपूर जी का था। इन तीन की भविष्यवाणियां तो मुझे याद हैं, जब मैं किसी चैनल पे बैठा हुआ था, नेशनल चैनल ही था, उस पर रिकॉर्डेड है। शाहरुख खान जी को मैंने 2014 में ये अप्रॉक्सीमेट भविष्यवाणी की थी कि अभी इनका कैरियर डंप हो जाएगा, कोई इनका पिक्चर चलने वाली नहीं। अगर कोई चलती है आज, अभी 2025 में है, जो पिछली पिक्चर आई है उसको छोड़िए, एक पिक्चर का नाम नहीं लेना चाहता, वो भी अगर मैं इतनी ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि वो फिक्टिशियस फिगर्स थे, नहीं चला था। और हाँ, 2026 की बात करें तो इनकी 3 पिक्चरें अभी लाइफ में चलेंगी, इसके बाद इनको घर के अंदर बैठना पड़ेगा या बिहाइंड द सीन फाइनेंस करना पड़ेगा। अब करण जौहर जी का नाम लेता हूँ। जब 2013 में इनकी भविष्यवाणी की थी कि मैंने कहा था कि इनके 2 बच्चे होंगे, और आप जैसे एंकर हैं, कोई बैठी हुई थी, मुझे नाम नहीं याद, वो टीवी पे, उसमें यूट्यूब पे आप चेक कर सकती हैं या चैनल से फ़ोन करके पूछ सकती हैं कि मैंने कहा था इनके 2 बच्चे होंगे जी। और मेरे को जब ऑफ द रिकॉर्ड, जब टेलीविज़न पे शो ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा इनकी तो शादी नहीं हुई और आप बच्चे कह रही हैं। मैंने कहा ये मुझे नहीं मालूम, गणित ये बोल रहा है, न्यूमरोलॉजी ये कह रही है, और ऊपर वाले की मेहरबानी से और कृपा से उनके 2 बच्चे हुए। इसके बाद एकता कपूर जी का भी यही था। तब तो शायद कुछ बदतमीजी से भी किसी ने कुछ बोला होगा मेरे को चैनल में, लेकिन मैंने उसकी ना परवाह करते हुए क्लियर बोला था कि इसके भी औलाद होने वाली है, और वो जो है बहुत जल्दी खबर आ गई थी। तो इसका तो बॉलीवुड का ये है, ये तो अब मेरे को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप सब रिकॉर्ड पे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर, कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में भी आपने इसी तरह की भविष्यवाणी की थी जो अब उस पॉलिटिशियंस के भी आप जहाँ तक बोलते हैं, तो मैं आपको, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे उससे पहले, डेट नहीं याद आ रही, इलेक्शन होने के बाद और
उसका अभी काउंटिंग होने में 4 दिन थे या 5 दिन थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं, वो तो आप मेरे उस पर रिकॉर्डिंग पे देख सकती हैं। तब मैंने ये बोला था कि ये नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, यही ओथ लेंगे, और सीट नंबर भी डिक्लेयर किया था, वो उसमें आप देख सकती हैं। शायद पूरे वर्ल्ड में मैं अकेला था जिसने सीट नंबर जो बोली थी, और ऊपर वाले की मेहरबानी से उतनी ही सीट आई थी जी। अब आप ये, मैं आपसे बिना पूछे आपके चैनल मतलब क्वेश्चन के, अब डेट ऑफ बर्थ इस इनकी और मनमोहन सिंह की एक है जी। टाइम में फर्क होने से कितना गड़बड़ हो गया। डेट ऑफ बर्थ एक है, टाइम में फर्क है, और उसका आपको रिजल्ट में फर्क है। एक तो इसका आंसर ये। फिर उसके बाद 2019 की बारी आई, तब भी मैंने नरेंद्र मोदी जी का किया था, और तब भी जो है वो एग्जैक्ट वही फिगर आया है, एक सीट का कम थी। जब गुजरात का इलेक्शन हुआ था तब ये कह रहे थे, सारे चैनल्स का ये मानना था कि इनकी सीटें 100 से नीचे आएंगी जी। और मैं अकेला ही था। जब जो नाम भी बता देता हूँ चैनल का, GTPL गुजरात में बैठा था, लाइव शो चल रहा था, अकेला था, जिसमें कि और लोग थे, प्रेस रिपोर्टर दूसरे चैनल के बैठे थे। कहले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अब की बार तो ये वॉश आउट होने वाले हैं। मैंने कहा अब की बार इतने पावरफुल होने वाले हैं, 150 के आसपास इनकी सीटें जाएंगी, अगर बहुत कम हुआ तो 140। लेकिन उस ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जबान से जो निकला वही हुआ, और मैं इसी में खुश रहता हूँ। चलो कैलकुलेशन तो ठीक होती है, तो निकाला तो सब जा सकता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एग्जैक्ट टाइम हो उसमें। और आपको एक बता दूं, गुजरात इज गोइंग टू बिकम आज मैं आपको लाइव बता रहा हूं, गुजरात इज गोइंग टू बिकम अ नंबर 1 इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, नंबर 1। ये GTPL चैनल में भी रिकॉर्डेड है, कई बार टेलीकास्ट हो चुका है उनका, देख लो। वो गुजराती में बोलते रहे, मैं हिंदी में बोलता रहा, बाकी पंडित कहते रहे गलत है। मैंने कहा वक्त आएगा बताएगा, और आज वक्त सब कुछ सामने ला रहा है। और पूछिए, और बताता हूँ। और ये तो भी नंबर 1 रहेगा जी, 47 तक, 1947 तक कोई टच नहीं कर सकता है। 2047 तक कोई टच नहीं कर सकता। उससे पहले जो भी टच फिगर करेगा यूपी। और फिर आज फिर अब मजाक मत उड़ाना कि पंजाब इज गोइंग टू बिकम नंबर 1 वेरी वेरी सून। पंजाब इज गोइंग टू बिकम नंबर 1 वेरी वेरी सून। उसकी मैंने अभी पूरी कैलकुलेशन नहीं निकाली। व्हाट अबाउट दिल्ली एंड बॉम्बे? दिल्ली की अब जो है जिंदगी सुधरने वाली है, सुधरने वाली है। कितना टाइम लगेगा ये वक्त बताएगा, अभी मैंने वो पूरी कैलकुलेशन लगाई नहीं है। और बॉम्बे हमारा शुरू से ही फाइनेंशियल कैपिटल है, रहेगी। आने वाले टाइम में गुजरात होगी फाइनेंशियल कैपिटल, गांधीनगर। इसके लिए पूरा जोर नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाए। और सर क्योंकि हर साल कैलेंडर बदलता है, तो जिस तरह से 2025 चल रहा है, तो इसको लेकर भी इंडिया के लिए कोई भविष्यवाणी? देखो जी, 2025 चल रहा है, 2025 काउंट करिए कितना हुआ, आप बताइए ना, थोड़ा तो आप बताइए, मेहनत करिए। 2025 को कितना टोटल हुआ? प्लस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 किसका है? मंगल का जी। मंगल कितना, या तो बहुत प्यार देता है या बहुत एग्रेशन में आ जाता है। आर्मी वाला क्या करता है? आर्मी वाला बड़े शांति से बैठा होता है जी, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी पीस को मेंटेन करके। बॉर्डर पे बैठे पीस मेंटेन करते हैं ना, अगर आपने उनकी पीस में कुछ तकलीफ दी तो वो आपको न्याय करेगा जी। तो ये अब पीरियड चल रहा है, जमीन का पीरियड चल रहा है, शनि का, और ये आया 9। इसका मतलब इस साल लड़ाई बहुत होने वाली है, लड़ाइयाँ बहुत होने वाली हैं, और इस हद तक लड़ाई जाएंगी कि हमारे अंदर हम जहर निगलेंगे। क्या बोलते हैं, निगलना बोलो या उगलना? नहीं, उगलना नहीं, जमीन जहर उगलेगी और हम निकलेंगे। हम सांस जो भी लेना हमारे लिए दूभर हो जाएगा। ओके। वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्च 28 के बाद बहुत बहुत चेंजेस आएंगे हमारी धरती पे। एकदम नहीं आएंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे आएंगे। और नवरात्रों, इस नवरात्रे नहीं जो अभी 15 दिन 20 दिन में शुरू होने वाले हैं, अगले नवरात्रों तक सब लोग तैयार रहो मास्क लगा के चलने के लिए। यानी कि क्या कोरोना वापस आ सकता है? कोरोना इस तरीके की कोई डिजीज एटमॉस्फेयर में जहर हुआ,
इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, सूरज से भी ज़्यादा गर्मी होगी, और धूप हमको छू नहीं पाएगी कई कई दिन। तो इसलिए आपको सब दिक्कतें आने वाली हैं। उसके लिए कभी हो तो अलग मेरे को भी टाइम देना, या मेरे पास डेटा तो मैं आपको उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। शेयर मार्केट डेफिनेटली क्रैश होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। शेयर मार्केट ज़बरदस्त क्रैश होगी। आपके पास अगर गोल्ड खरीदने की ताकत है तो गोल्ड खरीद लीजिए। शेयर मार्केट जहाँ तक बात है, इस टाइम शेयर मार्केट इंडिया की तरफ से नहीं होगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो चल रही है अमेरिका में चल रही है, जो कि वो कंट्री खुद डिवीज़न होने की कगार पे, अगेन वर्ल्ड का पहला आदमी हूँ जो ये कहेगा कि अमेरिका के टुकड़े होने वाले हैं। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ तो सिर्फ उस किंग मेकर जिसको या खुद किंग है, जो खुद किंग है, क्वीन बनाता है, वो क्वीन भी शायद दर्जा ना रह जाए, ऐसा भी टाइम आने वाला है। लेकिन अभी वो जो है डाउनफॉल के कगार पे पहुंच गया है। अपने को बचाने के लिए जो डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है, उसी की वजह से ये शेयर मार्केट क्रैश हो रही है, क्योंकि गोल्ड का उसके पास भंडार काफ़ी है। और इसीलिए हमारे लिए, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या जो भी एडवाइजर्स हैं इंडिया के, वो गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं, बजाय इसके कि उसमें डॉलर को अपना रिजर्व बनाया जाए। अब वो गोल्ड को अपना रिजर्व बना रहे हैं। ये भी सब्जेक्ट बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड एंड बड़ा है कि मैं आपको चंद सेकंड्स में ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, जिसकी अगर गोल्ड लेने की ताकत है तो भैया गोल्ड खरीद लो, जीत जाओगे। शेयर है तो शायद कागज ही हाथ में रह जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी उग्रसेन जी आपने अभी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। सर, एक लास्ट में एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि नंबर के हिसाब से आपने सबके बारे में बताया। अगर किसी का नंबर कुछ इस तरीके का है कि उसकी जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं या परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, तो उसे किस तरह से सुधारा जा सकता है? तो अब वो नंबर की, जैसे आपसे पहले सीधा सा बनाया, लोशो ग्रिड देखो और कौन कौन से नंबर एब्सेंट हैं, उनका इलाज करना शुरू कर दो, उसका स्मूथ हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी आपको जुकाम है तो देसी लैंग्वेज में आपको ये बोलो कि आपका पित्त बढ़ गया है। आयुर्वेद चूंकि आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, जब आपकी एसिडिटी बढ़ी है और पित्त बढ़ा है तो आपको गले से ऊपर और चेस्ट में इन्फेक्शन आने ही वाला है, तो उसका इलाज करना है। ठंडी चीज़ों से परहेज, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, लिमिट के अंदर रह के करनी है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आप मेरे से स्पेसिफिक एक एक पूछते जाओ, मैं आपको आंसर देता जाऊँ। स्पेसिफिक चलोगे तो मजा आएगा। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं पता, ये आपका क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ऐसे मेरे पास कम से कम 10,000 तो आ चुके होंगे, और मेरे पास वैसे कोई गिनती नहीं है कि मैंने कितने देख चुका हूँ, लाख देख चुका हूँ, 2 लाख देख चुका हूँ। लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो भैया ऐसा होता है कि या तो चेहरा देख के बताओ, उसको बोलते हैं एंथ्रोलॉजी, या हैंड राइटिंग देख के बताओ, वो होती है ग्राफोलॉजी। बताया सब जा सकता है, ग्राफोलॉजी। और बहुत सटीक जाना है तो एक कलर थेरेपी होती है, जो अभी मैं रिसर्च पूरी नहीं हुई लेकिन काफ़ी हो गई है, उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ भी निकाली जा सकती है। उसके सारी कैलकुलेशन, 7 कलरों को मैं अलग अलग सीक्वेंस में लगाता हूँ। नंबर 1 में आप रेड लगाएं, नंबर 2 में पिंक लगाएं, नंबर 3 में पर्पल लगाएं, ब्लू लगाएं, ऐसे सो ऑन, स्पेक्ट्रम जैसे होता है। 7 कलर मैं यहाँ टेबल पे रखता हूँ, उन कलरों को अलग अलग रखें तो मैं आपकी सारी बिना पूछे जो बोलता जाऊंगा, आपका आंसर बैठे बैठे जो आप पूछना चाहते हो आपको मिल जाएगा। गुरुजी, क्या सिर्फ सिग्नेचर देखकर किसी की पर्सनालिटी के बारे में बताया जा सकता है? देखिए जी, अब सिग्नेचर को बोलते हैं ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी बोलते हैं हैंड राइटिंग। और सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर इज मोर और लेस लाइक अ डेट ऑफ बर्थ। इट इज मोर और लाइक अ डेट ऑफ बर्थ। आप सिग्नेचर किसी के भी मेरे सामने रखिए, मैं अप्रॉक्सीमेट आपको बता दूंगा फेसेस में कि किस फेस में इसका डाउनफॉल आएगा, किस फेसेस में इसने ज़्यादा पैसा कमाया होगा, किस फेसेस में, हाँ आप कहने में थोड़ा सा अभी तो कह दूंगा, लेकिन किसी का आएगी डेट ऑफ बर्थ तो कहने में हिचकूंगा कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस एज में होंगे। अगर आप किसी प्रोमिनेंट आदमी की लाओगे तो मैं वहाँ पे अपने आप को साइलेंट कर जाऊँगा, समझ जाना कि हाँ वो उसका वो पीरियड था और वो इस पीरियड में ऊपर चला जाएगा, इस पीरियड में उसका
एजुकेशन अच्छी होगी, पेरेंट्स की हेल्प करेगा, वो सारा सिग्नेचर के अंदर आ जाता है। गुरुजी, क्या किसी के नाम में सिर्फ अल्फाबेट चेंज करने से या बढ़ाने से या घटाने से उसकी लाइफ पर फर्क पड़ता है? फर्क ही नहीं पड़ता, अबाउट टर्न हो जाता है। ईस्ट जा रहे हो तो वेस्ट की तरफ चल दोगे, और नॉर्थ जा रहे हो तो साउथ की तरफ चल दो। जैसे आपने अभी कहा कि अल्फ़ाबेट चेंज करने से, अल्फ़ाबेट चेंज करने का इतना मतलब होता है, जैसा कि आपने बॉलीवुड में अक्सर देखा होगा, जनरल पब्लिक का सामने नहीं आता है, बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि नाम चेंज करने से ही उनकी किस्मत खुल गई। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप लोगों को सबको पता है। तो नाम चेंज करने का मैं आपको मतलब बताता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको लोशो ग्रिड स्क्रीन पे भी आ रहा है, जो लोशो ग्रिड के अंदर जहां जहां क्रॉस लगे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर एब्सेंट है, उन नंबर्स का आप जो अल्फ़ाबेट ऐड कर दो, उसकी ज़िंदगी जो है हवाई जहाज़ की तरह चलेगी। और कुछ लोगों की ज़िंदगी तो हवाई जहाज़ नहीं, रॉकेट से ज़्यादा स्पीड से जाती है। इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी हो गई, आपका फ्यूल कंबंशन प्रॉपर हो गया, कोई उसमें फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली दौड़ने लगता है। एक क्वेश्चन मार्क एंड कि इसमें मैं ये कहूँगा, इस बात का जब भी किसी का नाम कोई भी चेंज करे या कोई अल्फ़ाबेट ऐड करे या डिलीट करे, तो उसमें उसको पहले वार्निंग कर दो कि बच्चा या बहन, भाई, बाप जो भी है, ओके भाई, गरूर मत करना, गरूर मत करना। गरूर करोगे तो फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या मेरे पास आना पड़ेगा। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखा। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि हर इंसान किसी भी कैटेगरी का हो, अपनी ए से ए कैटेगरी में आ जाएगा, डी से ए में आ जाएगा, इतना तो मैं गारंटी से कहता हूँ। अब गुरुजी, एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग, जो कि आपने बीच में मेंशन किया कि एलीट वर्ग से आते हैं, बॉलीवुड से आते हैं, पॉलिटिक्स से आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो ये चाहते हैं कि उनको कोई पर्सनलाइज्ड सर्विस दे, जिससे कि रोजमर्रा की जो उनके बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, और कई बार एक बड़े उद्योगपति का एक डिसीजन उसकी लाइफ पर भी भारी पड़ता है, तो ऐसे में क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं और किस तरीके से ये पॉसिबल है कि उनकी रोजमर्रा की लाइफ में आप जो महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं उनमें उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए मैडम, अभी टेलीफोन पे आपने कुछ सुना, अभी टेलीफोन पे क्या क्वेश्चन किए गए थे, हम किसी का नाम नहीं बोल रहे, तो टेलीफोन पे आपने सुना, तो उसका आंसर मैं ये देता हूँ। जितने भी रिच पर्सन्स, उसको थोड़ा सा और कर दूँ, रिच पर्सन्स या नोन पर्सनैलिटीज़, मे बी पॉलिटिशियंस, मे बी फिल्म इंडस्ट्रीज और मे बी फ्रॉम द अनदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ये लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जो जिससे भी हम कंसल्ट करें उसका नाम पब्लिकली नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, नोन हो उसकी भी कोई बात नहीं है, लेकिन उनका नाम पब्लिकली नहीं आना चाहिए कि इन्होंने मेरे से कंसल्टेशन की और मैंने ये एडवाइस दी और ये काम हो गया। ऐसे मेरे पास भी बहुत हैं और मैं कभी भी नाम किसी का नहीं बताऊंगा, ना होगा। नाम, टेलीफोन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जो करना चाहे 100% सीक्रेसी से मेंटेन किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स के पास होता है। जैसे आप आजकल आप ये समझ लीजिए IVF होता है, तो कभी भी ये नहीं बताया जाता कि डोनर कौन है, क्या है। पब्लिकली अगर ये सब चीज़ें होने लगेंगी तो उनको अपनी पर्सनल ज़िंदगी में दिक्कतें आएंगी। इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। पर्टिकुलरली मैं अपना ध्यान रखता हूँ कि मेरे पास जो आया है मैं उसको नहीं बताऊँ जी। तो गुरुजी, एक बहुत जरूरी सवाल कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यदि वो नंबर्स पे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप तो काफी बिजी रहते होंगे, डायरेक्ट हर फोन को आप नहीं ले पाएंगे, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसे अपने मैसेज में लिखनी होंगी, कम से कम, जैसे नाम, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, ऐसी क्या क्या चीजें होंगी जो कम से कम रिक्वायरमेंट है इनिशियल स्टार्ट करने? इनिशियल रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर अपना नाम और मैसेज दे दें कि आप हमको कांटेक्ट करिए। मेरे ऑफिस से जो भी मैंने डिप्यूट किया हुआ है वो करेगा, या मैं खुद उनसे, बहुत ज़्यादा इलाइट सर्कल के अंदर है, मैं खुद से उनको कांटेक्ट करूंगा और उनसे उनके अकॉर्डिंगली
उनके टेस्ट के हिसाब से जगह फिक्स कर ली जाएगी और उनकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। उग्रसेन जी, आजकल लोग जैसे फ्लैट्स खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो वास्तु का कितना रोल रहता है? क्योंकि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा इस बात को ध्यान रखा जाता है कि घर किस तरीके का होना चाहिए, उसकी दिशा किस तरफ होनी चाहिए, गेट किस तरफ होना चाहिए, एंट्री गेट, एग्जिट गेट, ये सब चीज़ें। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी जानना। मैं आपको एक नटशल में बात बता देता हूँ। अगर आपने फ्लैट कैसा खरीदना है वो अलग हिसाब है। फ्लैट ये मान के चलिए कि 90% फ्लैट्स में वास्तु दोष होता है। अब उससे पहले जो मैं आपको बताऊं कि जो जगह कैसी होनी चाहिए, ज़मीन का साइज़ और कैसा होना चाहिए, साइज़ कुछ भी हो, रेक्टेंगुलर हो नंबर 1, नंबर 2 स्क्वायर हो, इट इज़ गुड, थोड़ा सा गोल हो तो भी चलेगा। उसमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं कि टी एंड पे नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे रोड जा रही है और आगे ब्लॉक हो रहा है उस पे नहीं होना चाहिए, तिकोना फ्लैट नहीं होना चाहिए जी। और आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि किसी वो भी प्लॉट के अंदर कोई भी एंगल बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके सब नुकसान है। ये मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। और फ्लैट में भी आप घुसने से पहले इतना देख लें कि उसकी किचन में जा कर के पानी और गैस, इन दोनों चीज़ों को देख लो, इनकी डायरेक्शन प्रॉपर होंगी तो अच्छा है। प्रॉपर का मतलब है कि गैस यानी जहाँ रोटी बनानी है वो आपको साउथ डायरेक्शन में मुंह करके बनानी है, गैस उधर रखनी है। पानी जो है वो आपको ईस्ट हो या नॉर्थ हो, तो उस घर की प्रॉब्लम्स, ये 100% वास्तु नहीं है, पर हाँ इस घर में वास्तु में दिक्कतें नहीं आएंगी। फ्लैट में वास्तु प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इतना भी ध्यान रख लोगे तो आपका जो है फ्लैट आपको लेने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हैं तो बिल्डर से उसको पहले करेक्ट करा लें। ये आपको मोटी चीज़ें बता दी हैं इन शॉर्ट, इससे आपका वास्तु में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, एक सवाल ये भी था कि जो हमारा बेडरूम होता है उसमें किस तरफ सर रख कर सोना चाहिए, किस तरफ पैर होने चाहिए, ये जानकर भी। चलिए, आपने इतना पूछा, मैं 2 कदम और आगे चल करके इसका जवाब दे देता हूँ। फ्लैट में हो या घर में हो या आपके ओन बंगलो में हो, आपको हमेशा किसी भी डायरेक्शन में हो, सिराना आपका साउथ में है तो आपको नींद अच्छी आएगी। सेकेंडली, ईस्ट में जो कमरा है वो अपने सबसे बड़े बच्चे के लिए होना चाहिए जी। वो उसका जीवन और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। वेस्ट में लड़की का बेडरूम होना चाहिए जिससे उसकी शादी जल्दी हो, अच्छे घर में हो, आपको अच्छाई मिले, वो वहाँ से कहीं बुराई नहीं आए। अपना घर के ओनर का जो है रूम साउथ वेस्ट में हो तो अच्छा है, वो जो है उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इतना आपको सारी फैमिली, सुखी फैमिली रहने के लिए आपको बता दिया। और उसमें अगर किचन है, किचन में साउथ ईस्ट में है, बहुत अच्छी बात है। सीढ़ी साउथ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। साउथ ईस्ट में सीढ़ी होगी या एंट्री होगी तो उस घर के मालिक को, उस घर की मालकिन को कोई ना कोई बीमारी रहेगी। मालकिन जल्दी डेथ होगी, मालिक को भी कोई ना कोई बीमारी रहेगी और हार्ट अटैक 100% उस घर में आएगा ही आएगा। तो ये मोटी मोटी आपको बातें बता दी जो आसानी से नहीं कोई बताता, अपने लिए रखता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। इतना कोई होगा, किसी का भला होगा तो हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो ये छोटे बच्चों पर भी लागू होती है क्या? छोटे बच्चों के लिए भी ये नियम? अरे आपको बताया तो है, बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, लड़का हो तो ईस्ट वाला कमरा उसको सोने के लिए चाहिए, लड़की है तो वेस्ट वाले कमरे में सोने के लिए चाहिए। फादर मदर साउथ वेस्ट में रहेंगे तो उस घर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। यानी कि वास्तु का सीधा सीधा असर शरीर पर भी पड़ता है, बीमारियां घर बना सकती हैं वास्तु। हाँ अगर गलत हो अगर हाँ वास्तु हो गलत हो, इतना बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, अगर इससे एंट्री होगी तो ओनर को जो है हार्ट अटैक आएगा, अर्थराइटिस होगी, बीमारी होगी। चाहे वो लेडी हो, लेडी जल्दी जाएगी हस्बैंड से और उसके बाद हस्बैंड होगा वो भी बीमारी से जाएगा। इसलिए उस साइड से एंट्री कम से कम रखनी चाहिए, नहीं हो
तो बहुत अच्छा है, या वास्तु करेक्शन करके एंट्री को चेंज कर लें। वो भी नहीं हो सकती तो भाई फिर टेम्परेरी अरेंजमेंट कर लें। उसका टेम्परेरी अरेंजमेंट हम वास्तु करेक्शन से करते हैं, जो मैं अभी यहाँ पे आपको बताने में असमर्थ हूँ। ठीक है, एक चीज़ और पूछनी थी, क्योंकि ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है जब वो घर खरीदते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वो घर के किस साइड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ जो पानी की टंकी है उसको लेकर भी लोग कई तरीके के विचार रखते हैं। जो टीवी का एंटीना होता है या डिश होती है उसको लेकर भी, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए जी, पानी जहाँ तक बात है, अगर आपने बोला है तो पानी हमेशा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, और टंकी भी पानी की जो है उधर होनी चाहिए। लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में वज़न जितना कम हो उतना अच्छा है। वज़न हमेशा साउथ में रखना चाहिए। अगर 12 फीट से ऊपर है तो साउथ में अगर पानी की टंकी है तो कभी नुकसान नहीं देती, उस घर में पैसा जमा होता रहता है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। आपको कोई कुछ कहे, मैं अपनी बात से हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये पानी की जगह है, ये भगवान की जगह है, ये आपके लक्ष्मी जी की जगह है। यहाँ से कभी किसी को नुकसान नहीं हो सकता। वहाँ अगर आप अग्नि रखोगे तो आपको नुकसान होगा, हर तरीके का नुकसान होगा, वो आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है सर, जो बच्चों के लिए खेल के लिए स्पेस होता है, चाहे वो थोड़ा सा मैदान समझ लीजिए या फिर थोड़ा सा एरिया बना देते हैं बच्चों के लिए, तो वो किस साइड होना चाहिए? खेल जो है हमेशा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में होना चाहिए, और जितनी हरियाली हो उतना अच्छा है। चूंकि गार्डन होता है, गार्डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बीच में निकला हुआ होता है, तो उसकी डायरेक्शंस ओपन होती हैं, इसलिए वहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो लॉकर होता है जिसमें हम अपने पैसे रखते हैं, उसका फेस किस साइड होना चाहिए लॉकर? देखो, लॉकर का फेस ओपनिंग जो है, जब दरवाज़ा खोलो तो नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए, उसकी बैक साउथ में होनी चाहिए, या उसकी बैक अगर आप ईस्ट में कर देते हो और वेस्ट में खुलती है तो सेकंड ऑप्शन वो है। बस दो ही ऑप्शन मैं बोलूँगा कि वेस्ट में खुले या नॉर्थ में खुले। नॉर्थ में खुले तो उस घर में कभी पैसे की दिक्कत नहीं आती, वेस्ट में खुले पैसा आता जाता रहता है। एक्यूमुलेट करने में दिक्कत होती है लेकिन आता जाता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, सोने से रिलेटेड बताई कि किस तरफ मुंह रख कर सोना चाहिए, पानी किस तरफ होना चाहिए, किचन में क्या कुछ होना चाहिए। सर, क्या जो बाथरूम होता है उसमें उससे भी रिलेट करते हैं वास्तुशास्त्र को कि किस तरह से किधर की साइड टैब होने चाहिए या किस तरफ मुंह हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। वास्तु में के हिसाब से भी आपका जो है पॉट, या जब आप बैठें तो आपकी डायरेक्शन नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी डायरेक्शन में हो नुकसान नहीं देगा। इन दोनों की जगह डायरेक्शन फेसिंग नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा सर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं डेकोरेशन की, जिसमें कि चांदी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग जो है सामान रखते हैं, किसी और मटेरियल से रिलेटेड सामान रखते हैं, तो इसको लेकर कुछ स्पेसिफिक जगह है? देखिए, चांदी आपको रखनी है नॉर्थ ईस्ट में रखिए, लेकिन बाथरूम में चांदी का कम ही इतने पैसे अब आजकल बाथरूम से नहीं, मतलब घर में डेकोरेशन, घर में भी डेकोरेशन पीसेस रखने हैं तो मैं कहूँगा कि अपने मंदिर में रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। और एंट्री गेट पर फूलों से रिलेटेड या वो फूल रखोगे पॉजिटिव एनर्जी देगा। कोई भी फूल, कैसा भी फूल आप जो है एंट्री पे रखिए, फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। और मिरर किस साइड होना चाहिए? मिरर आप जो है साउथ फेसिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जब आप देखें, आप वेस्ट को देख रहे हैं तो ईस्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, और नॉर्थ को देख रहे हैं तो साउथ को रिफ्लेक्ट करेगा, वो मिरर ज़्यादा अच्छे हो। ठीक है। और जो गेस्ट हमारे घर आते हैं उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह? उनको वेस्ट में बैठाना चाहिए, वेस्ट वाला कभी भी आपकी बुराई नहीं करके जाएगा। ठीक है। और जो डाइनिंग एरिया है उसके लिए? डाइनिंग एरिया में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन ज़्यादा अच्छी है। और क्योंकि घर में विंडोज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो गिनती वाली बात है, इतना लंबा नहीं पूछ सकते आप। ड्राइंग रखिए, मैं आपको फिर बताना शुरू करूंगा कि बहुत सी चीज़ें, जो टॉयलेट, बहुत आजकल लोग इस चीज़ को लेके कंसर्न हो गए हैं कि किस दिशा में। देखिए, अभी आपने पूछा, फिर टेलीफोन भी वही आ गया, तो मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो पॉट है, आप जब बैठते हैं पॉट पे, वो हमेशा
वेस्ट या साउथ को फेसिंग होना चाहिए, ईस्ट को फेसिंग नहीं होना चाहिए, नॉर्थ को फेसिंग नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को फेसिंग नहीं होना चाहिए। ये 3 डायरेक्शन में अगर फेसिंग है, ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, वो 100% आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है सर, कलर को लेकर भी पूछना था कि जो घर पर कलर कराए जाते हैं, पेंट कराया जाता है, सीलिंग पर कुछ और कलर होता है, दीवारों पर कलर किया जाता है, गेट्स पर कलर किया जाता है, ये कितना महत्वपूर्ण होता है? सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी होती हैं, डायरेक्शन के हिसाब से भी होती हैं। कभी वैसे इन शॉर्ट साउथ को रेड कर दीजिए, नॉर्थ को ब्लू कर दीजिए, वेस्ट को ग्रीन कर दीजिए, ईस्ट को स्काई ब्लू कर दीजिए। ये 4 कलर आपको बता दिए। बाकी तो सीलिंग तो वाइट रहेगी या स्काई ब्लू रहेगी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग फैशन में पिंक कलर करा लेते हैं, कुछ हाँ, और पिंक कलर मंगल का होता है तो एग्रेशन होता है, इसलिए नहीं करानी चाहिए। उसको जो है बच्चों के कलर रूम में करो तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, ठीक है। और किस तरीके की पेंटिंग्स जो है वो घरों में नहीं लगानी चाहिए और किस तरीके की लगानी चाहिए, ये भी हम आपसे जानना। किसी भी तरह की आप पेंटिंग लगाएं, किसी भी इवल्स या जिसको कहते हैं राक्षस या गंदी फोटोज़, जिसको हम गंदा कहते हैं, मतलब वो नहीं, आप नेचर से कनेक्टेड कभी भी कहीं भी किसी भी एंड पे लगा दें, वो आपकी चलेगी। हमने कई बार सुना है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी फोटोज अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। नहीं लगानी चाहिए, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स भी लगाते हैं, तो वो जो शेयर का काम करते हैं उनके उसमें रूम में वो लगाते हैं, तो वो उनको बेनिफिट पहुंचाता है। हाँ, उनको बेनिफिट पहुंचाता है। वो कैसी फोटो लगाई है उसके ऊपर नुकसान भी देते हैं, फायदा भी देते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, फायदा देने के बाद नुकसान भी देते हैं। उस टाइप की फोटोज अलग अलग होती हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में तो जो है शेर शिकार करने के बाद ड्राइंग रूम में ही सजाते नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं सजाते थे। हिरन की फोटो होती थी, हिरन की होती। उसके लिए आप मुझे पूरा एपिसोड दोगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती। कुछ ड्राइंग बना करके आप भी कुछ होमवर्क करके आए, फिर मेरे को बुलाएं, मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर। अच्छा, और जैसे घर बनता है और नींव रखी जाती है, तो क्या कुछ ऐसा चीज़ करनी चाहिए, कोई है आपके पास उपाय जो करने से अच्छा रहता है, फ़ायदा पहुँचता है? देखो जी, इसमें सब फ़ायदा रहता है। इसके लिए आप दोबारा मेरे को कभी बुलाएं तो मैं आपको टाइम दूंगा।